गुड इवनिंग माय डियर्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं धारावाही टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है ये टोरॉइड क्या होता है। परिनालिका के बारे में मैंने बता दिया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये टोरॉइड क्या होता है। ठीक है, तो परिनालिका आप जानते ही हैं। ठीक है, परिनालिका के दोनों सिरों को, एक सिरा ये एक सिरा ये, ठीक है, इन दोनों सिरों को मोड़ दिया जाए, ठीक है, वह बन जाता है टोरॉइड। ठीक है, एक वृत्ताकार खोखले छल्ले के रूप में उसकी आकृति बन जाती है। ठीक है, अगर परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़ दिया जाए तो उसकी जो आकृति बनती है एक वृत्ताकार खोखले छल्ले के रूप में बनती है। बात समझ में आई? तो उसी को बोलते हैं हम लोग टोरॉइड। ठीक है, अगर इसके फिगर को समझा जाए तो इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टोरॉइड। ठीक, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इसमें धारा, ठीक है, धारा कौन सी, मतलब ये ऐसे लपेटा हुआ है, जब हम परिनालिका को मोड़ दिए हैं तो ये बन गया टोरॉइड, एक वृत्ताकार खोखले छल्ले के रूप में बन गया। ये बाहर खोखला है तो खोखले छल्ले के रूप में बन गया। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा अंदर जा रही है और कौन सी धारा बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये तार देखिए, इस तार को देखिए, ये तार नीचे से गया है, यानी कि ये तार जो है, मान लीजिए ये है, तो ये तार कैसे गया है, ये तार इसके नीचे से गया है, फिर ऐसे लपेटा हुआ है। ठीक है, ये तार कैसे गया है, ये तार ऐसे नीचे से गया है, फिर इसके ऊपर से ऐसे लपेटते हुए आया है। ठीक है, ये तार नीचे से गया है तो ऐसे आ रहा है, यानी कि तार ऐसे जा रहा है फिर बाहर की तरफ आ रहा है, तार ऐसे जा रहा है, तो हर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तार अंदर से जा रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से जा रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको धारा पता चलेगी। ठीक है, धारा की दिशा पता चलेगी, यानी कि धारा अंदर जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है, फिर अंदर जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है। इस फिगर को देखने पता चल रहा होगा। ठीक, तो अंदर जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है, धारा ऐसे जा रही है, बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई? धारा अंदर गई और बाहर की तरफ ऐसे निकल गई। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसको हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो धारा ऐसे जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है, धारा अंदर से जा रही है, धारा मान लीजिए यही है, धारा ऐसे लपेटा हुआ है, तार तार ऐसे है फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टोरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड, TOROID, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। बात समझ में आई? यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब हमको इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा वह 3 कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, इस टोरॉइड के कारण जो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वह कितने कंडीशन में मिलेगा, वह कितनी स्थिति में मिलेगा? वह 3 स्थिति में हमको मिलेगा। ठीक है, यानी कि
कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मेरा मतलब यह है कि इस टोराइड के कारण हमको 3 स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बात समझ में आई आपको? 3 स्थितियों में हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहला तो इसके बाहर, स्टोराइड के बाहर, ठीक है। पहला तो हमको स्टोराइड के बाहर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इसको मान लेते हैं, पहला यहाँ निकालना है, दूसरा यहाँ निकालना है, और तीसरा ये यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका अक्ष ऐसे, ठीक है। ठीक है, तीसरा हमको यहाँ पे निकालना है इसके अक्ष पे, ठीक है। इसके अक्ष पे यानी कि इसके क्रोड पे हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। क्लियर? तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं, ठीक। पहले तो हम इसके बाहर देखते हैं। पहला टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसके? टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई? हम लोग पहला देखेंगे टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। टोराइड के बाहर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो एक हम वृत्ताकार इसी के आकार गोला ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम इसको मान लेंगे O, ठीक है। यहां से मान लेंगे कि A दूरी पर, ठीक है, A दूरी पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है। A दूरी पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है। A दूरी पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? A तो इसका रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, ठीक। इस पॉइंट Q पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं एम्पियर्स लॉ का लास्ट और थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है, जो है धारावाही टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम एम्पियर का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर के परिपथी नियम से या एम्पियर के नियम से, कुछ भी कह सकते हैं, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखें, तो इसमें जो धारा बह रही है, ठीक है, इसमें जो धारा कैसे बह रही है? इसमें जो धारा बह रही है वो ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं इसकी सहायता से कि धारा ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, धारा ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है। कहने का मतलब ये है कि धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, ठीक है। धारा, बहुत ध्यान सुनिएगा, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ से तार गया है, तार अंदर से गया है, तो धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, धारा फिर अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, धारा अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। यहाँ देख लेते हैं, धारा अंदर गई बाहर आई, धारा अंदर गई बाहर आई, ठीक है। तो अगर इसको, इस वाले को अगर हम डॉट माने, ठीक है, डॉट, ठीक, और ये क्रॉस, क्योंकि धारा यहीं से अंदर जा रही है, बात समझ में आ रही है ना, धारा यहीं से अंदर जा रही है, बात समझ में आई। धारा कहां से अंदर जा रही है? धारा यहीं से अंदर जा रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए
अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखने पे ये लग रहा है धारा ऐसे जा रही है फिर बाहर आ रही है, ठीक है, धारा अंदर की तरफ जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी ही तो धारा बाहर आ रही है। अगर हम मान लेते हैं 5 एम्पियर की धारा, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा अंदर जा रही है तो जाहिर सी बात है बाहर आएगी तो 5 एम्पियर की धारा आएगी। ऐसा नहीं न है कि भाई एक तरफ आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या था, एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है भाई। अगर एक तरफ से 5 एम्पियर की धारा आप भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ से भी 5 एम्पियर की धारा बाहर आएगी। अगर एक तरफ से 5 एम्पियर की धारा भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाहर 100 एम्पियर की धारा बाहर आएगी, यानी कि अंदर से अगर 5 एम्पियर की धारा भेज रहे हैं तो बाहर 100 एम्पियर की धारा बाहर आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जितनी धारा आप अंदर भेज रहे हैं उतनी धारा बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर धाराओं की दिशा की बात की जाए, ठीक है, धारा की दिशा की बात की जाए, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो धारा की दिशा की बात की जाए तो इस स्थिति में एक धारा आपकी, ठीक है, एक धारा आपकी ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, फिर यही धारा आपकी बाहर की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है। एक धारा जो है आपकी ऐसे जा रही है यहाँ से अंदर की तरफ, और यही धारा पलट करके बाहर आ रही है। बात समझ में आ रही है ना? एक धारा अंदर जा रही है ऐसे और एक धारा ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में अगर इन दोनों का डायरेक्शन देखिए आप, इन दोनों का डायरेक्शन देखिए तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट है। क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोराइड में जो बहने वाली धारा है बराबर तो है, 5 एम्पियर धारा तो बह रही है, हमने मान लिया कि 5 एम्पियर धारा बह रही है, ठीक है। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है, बराबर तो है, बराबर तो है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वह क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? तो एम्पियर के सर्किटल लॉ से देखिए, ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पर धारा, जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वह बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो I है I माइनस आई, ठीक है। तो इस स्थिति में ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? या टोटल वैल्यू हो गई 0, ठीक है। जब धारा ही 0 हो गई, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब धारा ही 0 हो गई तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। समझ में आई? जब धारा ही नहीं बनेगी, धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ कैसे बनेगा? बात समझ आ रही है ना? जब धारा ही नहीं उसमें प्रवाहित होगी, धारा ही शून्य है, धारा है ये नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड 0 है। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? बी जो है, बी जो है, बी वह 0 है, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे इसके बाद, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो हो गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह है टोराइड 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 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमको टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, ठीक है।
तो अब हमको टोराइड के अंदर यानी कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो अगर हम इसके अंदर बात कर लें, ठीक है, और इस पॉइंट को हम O मान लें, ठीक है, यहां से मान लेते हैं कि A1 दूरी पर, या A1 ले सकते हैं, चाहे आप A डैश ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने A1 ले लिया, आप A डैश भी ले सकते हैं, ठीक है। A1 दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, और इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे शब्दों में कहें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अगर आप देखें इस टोराइड के अंदर कोई धारा ही नहीं बह रही है, क्योंकि ये बिल्कुल खोखला है, ठीक है। अगर कोई गोलाकार, जैसे कंगन ले लें, ठीक है, कंगन के बीच वाले हिस्से में देखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल खोखला होता है, उससे आर पार कोई भी चीज डालेंगे तो आर ही पार होगा ना। उस स्थिति में ये तो बिल्कुल खोखला है, और धारा कहाँ बह रही है, धारा उसके सिरों पर बह रही है, यानी कि धारा वहां कहाँ बह रही है, टोराइड के सिरों पर, उसके अक्ष पर बह रही है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पे धारा बही नहीं रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। जब धारा ही नहीं बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है क्या, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इस स्थिति में यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। और कितना होगा, 0। क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है, यानी कि इस टोराइड के क्रोड पर, यानी कि इसके ये अक्ष पर, ठीक है, इसके अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। इसके अक्ष पर, यहाँ पर, ठीक है, इसके क्रोड पर, बात समझ में आई, हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे ये मिटाना होगा। तो तीसरा है टोराइड के क्रोड के भीतर, हम अक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम क्रोड के स्थान पे हम बोल सकते हैं टोराइड के अक्ष पर, ठीक है, टोराइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर मैं इस टोराइड के, ठीक है, यहाँ पर देखूं, क्रोड पर देखूं चुंबकीय क्षेत्र, इसके अक्ष पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र देखूं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। कैसे, अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, कैसे नहीं होगा, देखिए, क्योंकि जो धारा अंदर जा रही है, वही धारा बाहर आ रही है। तो इसके यहाँ पे देखना है, कहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है, कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, ठीक है, यहाँ पर इसके क्रोड पर, यानी कि इसके हम अक्ष पर देखेंगे। तो जो धारा कहाँ जा रही है, जो धारा अंदर जा रही है वही धारा बाहर आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें तो धारा किस तरफ आ रही है, धारा बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो धारा किस तरफ आ रही है, धारा बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, धारा बाहर की तरफ आ रही है। तो जब धारा बाहर की तरफ आएगी तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो धारा, भाई धारा हमने यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम तो यहाँ देख रहे हैं, इसके नीचे नहीं देख रहे हैं। यह धारा ऐसे जा रही है, बाहर आ रही है, धारा ऐसे जा रही है, बाहर आ रही है, तो हमको तो हमने यहाँ देख रहे हैं ना। तो धारा बाहर आने पे, यानी इसके ऊपरी वाले सिरे पे देख रहे हैं कि धारा बाहर आ रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमको इससे नीचे वाली धारा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर नीचे वाली धारा से हमको लेना देना होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ ऊपरी वाली धारा से मतलब है, ठीक है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि यहाँ पर धारा शून्य, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह शून्य नहीं होगा। बात समझ में आई। तो अगर हम इसके क्रोड की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके क्रोड की बात करें तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया O, ठीक है। ये पॉइंट क्या ले लिया हमने, ये पॉइंट हमने ले लिया O, और यहां से यहां पर इस पॉइंट को हमने मान लिया
हमने मान लिया यस, ठीक है। इस पॉइंट को, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको मैंने बनाया है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्पष्टली, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने मान लिया यस, बात समझ में आई? इस पॉइंट को मैंने मान लिया यस। और यहाँ पे अगर मैं अल्पांश की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्पांश कितना होगा, यहाँ पे होगा अल्पांश dl। कितना होगा अल्पांश? यहाँ पर जो अल्पांश होगा dl। और मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह कुछ इस तरफ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, यानी कि इस दिशा में होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? इस दिशा में होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा और इसी पॉइंट पर dl हमने लिया है, तो बताया dl, जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा और dl इस दिशा में होगा, तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा मिलेगा और कितना मिलेगा, यहाँ पर जो थीटा का जो मान मिलेगा वह मिलेगा 0 डिग्री। कितना मिलेगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? वेक्टर बी dl वेक्टर म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। और आई क्या है? इस टोराइड में प्रवाहित कुल धारा है। आई क्या है? इस टोराइड में प्रवाहित, इस वृत्ताकार जो आप देख रहे हैं कुंडली के रूप में, इसमें प्रवाहित कुल धारा है, ठीक है। देखिए इसको हम मान लेते हैं, नहीं इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। चूंकि वेक्टर बी और dl वेक्टर एक ही दिशा में है, चूंकि वेक्टर बी एंड dl वेक्टर आर द सेम डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेम दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है। bl एंड dl वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, देन, ठीक है, तब अगर वेक्टर बी और dl वेक्टर एक ही दिशा में है, तब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिलेगी? वह मिलेगी 0 डिग्री। कितने मिलेगी? वह मिलेगी 0 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब देखिए निकालते हैं, ये हो जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, ये जब माफ करिएगा, ये जब डॉट हटाएंगे तो हमें मिलेगा b dl cos 0, ठीक है। कितना मिलेगा? b dl cos 0, ठीक। तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी? वह होगी आपकी 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? cos 0 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो इस स्थिति में मैं यही कर देता हूं, इस स्थिति में ये कितना हो जाएगा? b, ठीक है, और ये हो जाएगा dl, ठीक है। तो इस टोराइड की कुल लंबाई, ठीक है, यानी कि इस वृत्ताकार जो आपको कुंडली के रूप में दिख रहा है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 2। हमने कितना माना है? यहाँ पे हम मान लेते हैं a2, ठीक है। हम यहाँ मान लेते हैं a2, या हम a ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा b इंटू 2 पाई a। कितना हो जाएगा? b इंटू 2 पाई a, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए नाउ, ठीक है, नाउ क्लियर। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू फेरों की संख्या इंटू आई। कितना हो जाएगा? फेरों की संख्या इंटू आई, ठीक। अब हमको फेरों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो फेरों की संख्या हमने मान लिया है स्मॉल n, ठीक है। फेरों की संख्या हमने कितना माना? फेरों की संख्या हमने मान लिया स्मॉल n, ठीक है।
और टोटल, भाई फेरों की संख्या में स्मॉल कितना मान लिया, स्मॉल n मान लिया, और यहाँ पे टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r नहीं माने हैं, 2 पाई a माने हैं इंटू i, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट इंटू n i 2 पाई a, कितना हो जाएगा n i 2 पाई a। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट, समीकरण नंबर 1 और 2 से, किससे, समीकरण नंबर 1 और 2 से। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, b इंटू 2 पाई a, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई a, और यहाँ पे कितना है म्यू नॉट इंटू n i 2 पाई a। इस 2 पाई a से ये 2 पाई a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i, कितना बचा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i, ठीक है। बात समझ में आई। यदि मान लेते हैं, ठीक है, यदि हमने मान लिया कि इस टोराइड में फेरों की कुल संख्या कैपिटल n हो, ठीक है, इस टोराइड में फेरों की कुल संख्या कितनी हो, फेरों की कुल संख्या जो हो वो कितनी हो, वह हो कैपिटल n, मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि इस टोराइड में जो फेरों की कुल संख्या है वो क्या है, कैपिटल n है। फेरों की कुल संख्या, ठीक है, फेरों की कुल संख्या क्या है, वह है कैपिटल n, ठीक है। यह जो स्मॉल n था, ठीक है, यह जो स्मॉल n था यह प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। क्या है, यह जो स्मॉल n है, स्मॉल n यह प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। लेकिन ये जो कैपिटल n है यह पूरे टोराइड में, ठीक है, फेरों की कुल संख्या है। बात समझ में आई। तो उस स्थिति में हो जाएगा कैपिटल n इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई a। तो ये हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n अपॉन 2 पाई a, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम उसमें पुट कर दें b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n i में, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट, कितना मिलेगा, म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई a, ठीक है। बात समझ में आई। ये तो थी, ये जो मिला आपको, क्या मिला, ये जो मिला आपको, ठीक है, ये मिला धारावाहिक टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या मिला, धारावाहिक टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लगभग हर साल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जो परिनालिका वाला है, जो दूसरा इसका अनुप्रयोग बताया था, लंबी परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो तो हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसे भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग एम्पियर्स का नियम और एम्पियर का एप्लीकेशन, ठीक है, ये तो टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।